मैं तुम्हें एक नंबर बताता हूँ। आज इंडिया में 42% युवा जिनकी एज 25 से 40 के बीच में है वो शादी नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि इसमें से सारे लोग शादी करते नहीं हैं, कई सारे लोग करते भी हैं, लेकिन 42% लोग शादी नहीं करना चाहते। और ये ऐसे देश में जहाँ पर शादी को केवल एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाता, शादी एक धर्म माना जाता है, शादी 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, उस देश का ये हाल है। और ये सिर्फ कोई एक फिगर नहीं है, आप खुद देखोगे, अपनी फैमिली में देखो, अपने कजिन्स में, अपने दोस्तों में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अभी शादी नहीं करना चाहते या सिंगल रहना प्रेफर करते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं के बारे में समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे, रीजन समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आज के समय में लव मैरिज या अरेंज मैरिज में से कौन सा मैरिज बेटर है, किसके लिए बेटर है, किन पैरामीटर्स पर हमें शादी को जज करना चाहिए, शादी करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों के बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। तो ये जो 42% का नंबर्स है, इन 42% के नंबर्स में ऐसा नहीं है कि केवल लड़के हैं, इन 42% में लड़कियां भी हैं। बहुत सारी वो लड़कियां हैं जो शादी नहीं करना चाहती, बहुत सारे लड़के हैं जो शादी नहीं करना चाहते। और आप बोलोगे कि ठीक है, शादी नहीं करना चाहते तो फ्रीडम चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई यहाँ पर नहीं है, और बुराई इसमें भी नहीं है कि वो फ्रीडम चाह रहा है। समस्या बिल्कुल अलग तरीके की है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग शादी डर की वजह से नहीं करना चाहते, ज्यादातर लोग शादी एडजस्ट ना कर पाने की वजह से नहीं कर पाते। अब पहले समझते हैं भारत में शादियां होती कैसे हैं। तो 2018 का डेटा और 2024 का डेटा ये कहता है कि भारत में आज भी करीब 80 to 90% शादियां अरेंज्ड मैरिज होती हैं। तो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि कोई एक चाची, बुआ, मौसी कोई होगा, वो जैसे ही बच्चे की एज, लड़के या लड़की की एज 25 साल की होगी, नेटवर्क एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो कोई कनेक्शन बताएंगे, कोई यहाँ पर कि वहां पर रिश्ता है, वहां पर है। फिर उसके बाद नंबर आएगा एक दूसरे से कांटेक्ट एक्सचेंज करने का, नंबर शेयर होंगे। उसके बाद फिर एक बायोडेटा बनाया जाएगा, उस बायोडेटा में सारी चीजें मेंशन की जाएंगी, नाम, नंबर, है ना, हाइट कितनी है, गोत्र कौन सा है, सैलरी, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है ना, बढ़ा चढ़ा के सारी चीजें लिखी जाएंगी, रंग गोरा है ना, हाइट इतनी है, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाएंगी। और फिर उसके बाद जब बायोडाटा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है, फिर आता है एक दूसरे की फैमिली से मिलने का। और एक दूसरे की फैमिली से ज्यादातर ऐसे ही नहीं मिलते कि चलो कहीं एक न्यूट्रल प्लेस पर मिल लेंगे, वो बाद का स्टेप होता है। उसके पहले लड़की वाले और लड़के वाले दोनों के मन में एक दूसरे को परखने का एक जज्बा होता है। चलो दूसरे वाले को देखते हैं वो कितना पानी में है। लड़की वाले ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये लड़का कमाता कितना है। हो सकता है लड़की भी जॉब कर रही हो, लेकिन लड़का वाला ये नहीं देखेगा कि लड़के की सैलरी कितनी है, लेकिन लड़की वाले लोग ये जरूर देखेंगे कि लड़का कमाता कितना है, लड़के की प्रॉपर्टी कितनी है, कितने भाई बहन है ना, कितना प्रॉपर्टी में हिस्सा आएगा, फैमिली कितनी मॉडर्न है। और लड़के वाले वो लड़की वाले से जब मिलते हैं तो मुंह पर तो ये बोलेंगे कि अरे भाई साहब, बस बेटी को 2 कपड़े में भेज दीजिए और उससे ज्यादा तो हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा होगा, कितना दहेज मिलेगा, कितना गिफ्ट मिलेगा, कितना बड़ा फंक्शन ये लोग करेंगे, कितना पैसा लगाएंगे शादी में, ये सारे कैलकुलेशन चल रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लड़की वाले कर रहे हैं लड़कों के लिए बिल्कुल मोल भाव करके जैसे खरीदते हैं कोई सामान, उस तरीके से लड़की के लिए एक लड़का देख रहे हैं, ये गलत या सही है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो लड़के वाले कर रहे हैं ये गलत सही है। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं कि एक्चुअली ऐसा होता है। और ये नहीं है कि ये आज के समय में तो चाची, मौसी, ताई, इनका नेटवर्क नहीं काम करता, तो आजकल वो शादी.com, वो अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, उसमें भी केवल फर्स्ट नंबर एक्सचेंज तक की बात होती है। उसके बाद फिर प्रोसेस यही चलता है कि
लड़का कैसा है, इसके बारे में पता लगाया जाए, इसकी सैलरी कितनी है, कमाता कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, और लड़की के बारे में या लड़की वाले शादी पे कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना दहेज देंगे, ये सारी कैलकुलेशन चल रही होती है। उसके बाद जब ये सारी चीजें तय हो जाती हैं कि लगभग मोटा मोटा कितने की शादी होगी, कितना बजट है, कहाँ से शादी होगी, कितनी बड़ी शादी होगी, और लड़का कितना पानी में है, कितनी सैलरी, ये सब जब हो जाता है तब बारी आती है लड़का लड़की के मिलने की। और लड़का लड़की कहाँ मिलते हैं? किसी मंदिर में मिलेंगे, किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे, और बाहर फैमिली वाले इंतजार कर रहे होंगे, बाहर फैमिली वाले वेट कर रहे होंगे। उतने समय में लड़का लड़की क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम शादी के बाद जॉब करोगी नहीं करोगी, अच्छा तुम मुझे ढंग से रखोगे नहीं रखोगे। वो जो चुन्नू मुन्नू वाली बातें होती हैं वो बातें होती हैं, रियल कन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं होती, कंपैटिबिलिटी के बारे में बातें बिल्कुल भी नहीं होती, जो रियल सिचुएशन लाइफ में फेस करनी होती उसके बारे में बातें बिल्कुल भी नहीं होती। और फिर उसके बाद जैसे ही बाहर आते हैं, हाँ ठीक है लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, और ज्यादातर लड़का लड़की जो हाँ करते हैं जनरली टिपिकली 3 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला तो जनरली दोनों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो ठीक है जी, ओके। दूसरा कि हाँ ठीक ही है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरा पेरेंट्स का प्रेशर है कि देख तुझे 2 लड़के दिखा दिए, 3 लड़के दिखा दिए, तू हर सबको रिजेक्ट कर रही है, इसे पसंद करना ही है, मैं आगे 2 लड़के और दिखाऊंगा, उसमें से एक पसंद करना है तुझे। और सेम चीज ही लड़कों को भी बोला जाता है। फिर होती है शादी, और शादी के बाद आती है एक्चुअल प्रॉब्लम। शादी के बाद आती है कि सास किस तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव कर रही है। शादी के बाद बात आती है कि लड़की कितनी चालाक है। इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के शब्द सारे गढ़े जाते हैं, एक दूसरे से बोले जाते हैं। जब एक साथ रह रहे होते हैं तब एक दूसरे की हकीकत पता चलती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सपेक्टेशन का गैप। जो ससुराल वाले हैं, लड़की के ससुराल वाले मतलब लड़के के घर वाले हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बहू आएगी और बहू आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, सबके लिए सुबह उठ के खाना बनाएगी, सास ससुर की सेवा करेगी, घर में और लोग हैं उनसे भी अच्छे से बात करेगी, उसका कभी मूड खराब नहीं होना चाहिए, उसको पीरियड्स आ रहे हैं तो उसको दर्द नहीं होना चाहिए, उसको पीरियड्स आ रहे हैं तो उसको रेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन वही उनके घर की में अगर लड़की होगी, उसको पीरियड्स आ रहे हैं तो उसको दर्द होता है। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल इस तरीके की होगी। और अगर जॉब कर रही है तो जॉब करने देंगे, ठीक है कर लेना तुम भी जॉब, लेकिन जॉब कर लेना, ये सब करने के बाद, ये सब करने के साथ जॉब पर जाने से पहले सबके लिए खाना बनाना है, जॉब पर जाने से पहले सबकी सेवा करनी है, जॉब से आने के बाद फिर सबके लिए खाना बनाना है, सारी चीजें करनी है। अगर कोई हाउस हेल्प लगी हुई है तो थोड़ी बहुत चीजें, और प्रोबेबली किचन में नहीं घुसने देंगे जी हाउस हेल्प को, हम तो जी केवल झाड़ू पोछा करवा लेते हैं, बर्तन करवा लेते हैं, किचन का काम तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और दूसरी एक्सपेक्टेशन होती है लड़की की। ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, लड़की की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में होगी। उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि नई जिंदगी है, ये तो पार्टनरशिप है, शादी तो आज के समय में पार्टनरशिप है, मैं इक्वली बराबर हूं, मैं किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। सबने उसको बता रखा है, उसके घर में सब लोगों ने बता रखा है तुम्हें किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और वो किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं होती है। शादी के बाद की लाइफ, शादी के पहले की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाना है, उसी तरीके के बिहेवियर, उसी तरीके की आदतें, उसी तरीके से चीजों को डील करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो अलग रहो, सेपरेट रहो, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है, ये सिचुएशन। तो इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि ससुराल वालों को, लड़के के घर वालों को एक ट्रेन्ड हाउसवाइफ चाहिए थी, और लड़की उसको एक आइडियल ससुराल चाहिए था, आइडियल फैमिली चाहिए थी, जैसी उसकी फैमिली है उससे बेटर फैमिली चाहिए थी। एक्सपेक्टेशन मिसमैच। और ये एक्सपेक्टेशन, अभी तो हम लड़के के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लड़के की एक्सपेक्टेशन, वो भी बहुत सारे रायते फैलाते हैं, वो भी बहुत सारे चिराग बोते हैं, हम उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम उस सिचुएशन बात कर रहे हैं कि जब लड़का फिर भी दोनों के बीच में मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। और इन सारी सिचुएशंस में
ज़्यादातर केसेस में, अगेन मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं एक बस सिंपल सिचुएशन बता रहा हूँ, सिंपल बात बता रहा हूँ। ज़्यादातर केसेस में 3 औरतें होती हैं जो हर चीज में, मतलब सारी प्रॉब्लम केओस वहीं से स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं। सबसे पहली सास ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। उसे तब लगता था कि ये गलत है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, मुझे जॉब नहीं करने दिया, बहुत सारी चीजें, सारा कॉम्प्रोमाइज मैंने किया, मैं जिंदगी भर दुखी रही, लेकिन बहू के साथ मैं वही करूंगी, बहू को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये अलग ही तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी सास ऐसी होती है, बहुत सारी सास, बहुत सारी मदर इन लॉ कंपैटिबल मिलेंगी बहुत, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सिचुएशन होगी। और दूसरी औरत होती है बहू, उसे चाहिए आइडियल घर, बिल्कुल परफेक्ट पति, परफेक्ट सास, परफेक्ट ससुर, अपने पापा से बेटर ससुर होने चाहिए, अपनी माँ से बेटर सास होनी चाहिए, और वो फिर हर चीज को ससुराल वालों को एक फिल्टर लगा के देखती है। उसको अपनी फैमिली मानने में बहुत टाइम उसे लगता है। और तीसरी औरत होती है लड़की की मदर, लड़की की माँ। उसने, ऐसा नहीं है कि उसने अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं देखे, उसने अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स देखी है, उसने अपनी जिंदगी में हर कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं अपनी शादी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन बेटी को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक छोटी छोटी बातें, फोन, वहां पर कॉल जा रहा है, छोटी छोटी बातें डिस्कस हो रही हैं, एस्केलेट हो रही हैं, वो फिर फसाद की जड़ बन जाते हैं। और इसके बाद, इन सब चीजों के बाद आता है लीगल फियर कि, और ये लीगल फियर होता है ज्यादातर लड़कों के अंदर कि यार अगर ये शादी नहीं चली तो मैं हर तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा, मैं डाउरी के केसेस में फंसा दिया जा सकता हूँ, मेरी सारी सेविंग्स बर्बाद हो जाएगी, एलिमनी मांगा जाएगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि डाउरी के केसेस रियल नहीं है, दे आर रियल। 90-95% जो केसेस होते हैं वो सच होते हैं। और आज भी हमारे सोसाइटी में ये सिचुएशन है कि लड़की को दहेज लाना चाहिए, लड़की को परेशान किया जाता है, और कुछ नहीं तो कम से कम टोन मार दिया जाएगा, कम से कम उसे बात बात पे ये तो बता दिया जाएगा कि तू अपने घर से क्या लेकर आई थी। ये सिचुएशन होगी, ये मेंटालिटी होगी। बट उसमें से कुछ 10% केसेस ऐसे होंगे, 5% केसेस ऐसे होंगे, आई एम नॉट श्योर कि क्या परसेंटेज है, एक्चुअली डेटा नहीं मेरे पास, जिसमें झूठे केसेस में लड़कों को फंसा दिया। झूठे केसेस में मैं कुछ डेटा में देख रहा था, मैं आपको 1-2 केस बताता हूँ। एक वाइफ ने 500 करोड़ का एलिमनी केस फाइल किया यूएस बेस्ड अपने पति के खिलाफ, और उस केस में उसका 85 ईयर का बाप, वो भी उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेटल करवाया 12 करोड़ रुपए में। एक और केस, शादी 1 दिन भी नहीं चली, एलिमनी 50 लाख रुपए। एक और केस, पहले पति से 40 लाख रुपए लिए और दूसरे पति से फिर मेंटेनेंस मांगा, और खुद 6 लाख रुपए से ज्यादा अर्न करती थी। ये केसेस कम होंगे, ज्यादातर ये केसेस नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारे केसेस ऐसे ही होते हैं, ज्यादातर केसेस सही होते हैं, जेन्युइन होते हैं। और क्योंकि वुमेन्स के अगेंस्ट मतलब बहुत समय से मतलब अत्याचार और चीजें मतलब करी गई है, तो उनके लिए सेफ्टी नेट जरूरी है। बट ये जो केसेस होते हैं 5-10%, ये ज्यादा वायरल होते हैं। ये ज्यादा, मतलब वो कहावत है ना कि कुत्ता आदमी को अगर काट लेता है तो वो न्यूज नहीं बनती, लेकिन आदमी कुत्ते को काट ले तो वो न्यूज बन जाएगी, तो वो वायरल होती है, वो सोशल मीडिया पर आ जाती है, इंस्टाग्राम पे रील्स चलती है। और अभी तो कई सारे केसेस जो कि धक्का दे दिया, किले से गिरा दिया, नीले ड्रम में मार के बंद कर दिया, मार के बाथरूम में बंद कर दिया, ये केसेस अलग हो रहे। इससे भी एक फियर फैक्टर लड़कों के दिमाग में
आता जा रहा है। अच्छा, अगर किसी को ये लग रहा हो कि लव मैरिज, अगर अरेंज मैरिज में ये सारी प्रॉब्लम होती है तो लव मैरिज कर लो, वो बेटर है। डेटा ये नहीं बताता, डेटा ये नहीं कहता। डेटा ये कहता है कि लव मैरिजेस में ज्यादा अब्यूज आज की डेट में होता है, लव मैरिजेस में ज्यादा कंपैटिबल, क्योंकि जो लव मैरिजेस हुए ना उसमें से ज्यादातर वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, कंपैटिबिलिटी टेस्ट तो कभी हुई ही नहीं थी। हुआ क्या था, वो सोना बाबू खाना खा लिया, ये चीजें हुई थी, और उसके बाद लव मैरिज, फिर कंपैटिबिलिटी का इशू। और चूंकि स्टार्टिंग में और ज्यादातर समय फैमिली नहीं इन्वॉल्व थी, बच्चों का प्रेशर था, पेरेंट्स मान गए, वैसी सिचुएशन ज्यादातर केसेस में होती है। तो इस वजह से पेरेंट्स की दखलंदाजी भी नहीं होती है, पेरेंट्स की दखलंदाजी भी कम होती है। अब इतनी सारी कंप्लेन और ये मतलब प्रॉब्लम की बात तो बता दी, बट करना क्या चाहिए? एज अ काउंसलर, एज अ इमोशन और साइकोलॉजी को स्टडी करने वाले के रूप में मुझे जो समझ में आता है, रियल कन्वर्सेशन होना चाहिए। लव मैरिज या अरेंज मैरिज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम्स आती है और दोनों में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने लव मैरिज की है, किसी ने अरेंज मैरिज की है, इक्वली प्रॉब्लम आ रही है। रियल कन्वर्सेशन होना चाहिए। हो सकता है ये कन्वर्सेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चनायर बना लो। ये क्वेश्चनायर आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट दिस इज द रियल थिंग, ये पूछना ही चाहिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो मैं एक बार पढ़ के बताता हूं आपको। रियल कन्वर्सेशन और रियल क्वेश्चंस में क्या क्या होना चाहिए कि दोनों में से अगर दोनों जॉब कर रहे हैं और किसी एक की जॉब रिलोकेट होती है, किसी एक की जॉब दूसरी जगह पर जाती है, तो कौन रिलोकेट करेगा, क्योंकि दूसरे वाले को रिलोकेट करना पड़ेगा, दूसरे वाले को नई सिटी में जॉब सर्च करनी पड़ेगी, कौन करेगा? ये चीज पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे चाहिए, कब चाहिए, उनकी पेरेंटिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करना। और इसके डिस्कशंस, इसका कंक्लूजन सही और गलत नहीं होगा, बट इसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन समझ में आ जाती है। फैमिली के साथ रहकर खुश रहोगे या अलग रहना, ये पहले कन्वर्सेशन करना चाहिए। शादी के बाद का कन्वर्सेशन नहीं होता, ये शादी के पहले का कन्वर्सेशन होता है कि फैमिली के साथ रहेंगे या फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है दोनों की, लोन्स है कि नहीं, लायबिलिटीज है कि नहीं, ये चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली पता होनी चाहिए। छुपी हुई होती है तो बाद में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बांटेंगे? दोनों अगर वर्किंग है तो दोनों डोमेस्टिक चीजें कैसे करेंगे? हाउस हेल्प रखेंगे, किस काम के लिए रखेंगे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की होगी, कितनी। जरूरी नहीं है कि उसमें तुम्हें पूरी जिंदगी स्टक रहना है, बट एक दूसरे की साइकी समझ में आती है, एक दूसरे की बातें समझ में आती है, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन समझ में आती है। हेल्थ रिलेटेड बैकग्राउंड दोनों की फैमिलीज में है नहीं है, क्योंकि किसी एक फैमिली में अगर पेरेंट्स को सीरियस हेल्थ इश्यूज है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर सामने वाले को पता है तो कम से कम वो एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है, एक्सपेक्टेशन के साथ साथ में रहा है कि हाँ वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, तो फिर आपको क्लियरिटी होगी। तो ये बाउंड्रीज, तो एक तो क्वेश्चनरी बना लेना, दूसरा पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, बट साथ में बाउंड्रीज डिफाइन करना। हम लव मैरिजेस में पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बंद कर देते हैं, और अरेंज मैरिजेस में पेरेंट्स ही सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दोनों सिचुएशन गलत है। पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना और ये आपस में कन्वर्सेशन करके, आपस में बात करके ये चीजें क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि हाँ यार हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, इतना इन्वॉल्व करेंगे, और पेरेंट्स को भी ये बताना है कि देखो जी फाइनल हमारा ये डिसीजन होगा, फाइनल हम इन चीजों के बारे में डिसीजन लेंगे, बट हम आपसे गाइडेंस लेंगे, आपसे सपोर्ट लेंगे। तीसरी चीज, आज के समय में जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो लाइफ स्किल्स होती हैं जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, गाड़ी चलाना, घर का बजट मैनेज करना, ये दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी है कि लड़के को कुछ नहीं आता करना और वो कुछ सीखना भी नहीं चाहता, और फिर लड़की के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और जॉब भी कर रही है। क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? आज के समय में लाइफ स्किल सबको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लड़के हो, लड़की हो, और खासकर वो पेरेंट्स, वो ध्यान दें अपने लड़कों को भी पढ़ाना, लिखाना, IITian बनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में उन्हें घर का काम करना भी, घर का काम करने में शर्म नहीं है। और यही जब बच्चे US जाके सेटल हो जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं जहाँ पर होम हाउस हेल्प बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो सारी चीज़ें करते हैं। आज यहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है, भारत में भी उसकी ज़रूरत है। चौथा, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी ये नहीं होता, देखो तुम्हारी दोनों की मूवी की पसंद, खाना खाने की पसंद अलग है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे दोनों की पैसों को लेकर सोच, पेरेंटिंग को लेकर सोच, फैमिली को लेकर सोच कितनी मिलती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा फेवरेट कलर है, दोनों का फेवरेट कलर सेम है कि नहीं, दोनों को एक तरीके की मूवी पसंद है कि नहीं, दोनों को एक तरीके का खाना कुजिन पसंद है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज का है, रियल वैल्यूज अलग होती है, ये रियल वैल्यूज नहीं होती। और पांचवी चीज, शादी में ना मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी को बिल्कुल आप ऐसे देखो, इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है हमें शादी में इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमें रिलेशनशिप में, शादी में समय देना पड़ता है, उसे नर्चर करना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है, तब ये शादी अच्छी जाती है, लॉन्ग लास्टिंग जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और उन दोस्तों को जरूर भेजिए जिसके घर में आजकल ये डिस्कशन चल रहा है। हाँ, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।